आज के इस भव्य सभागार में मैं हिंदी साहित्य की समस्त चेतनाओं के सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे मनोयोग के साथ हिंदुस्तान की संचेतना के ये जो 5 हस्ताक्षर इस मंच पर बैठे हुए हैं, एक बार भरपूर मन से आप भी स्वागत कर दीजिए। आयोजक गणों से मेरा निवेदन है कि जो लोग गैलरी में टहल रहे हैं, ये करीब 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में है, जिसके साथ एक विचार और लोकरंजन दोनों आप लोगों के बीच तक पहुंचे। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की व्यंग्यधारा के शीर्षस्थ हस्ताक्षर, जिसे पूरे देश और दुनिया संपत सरल के नाम से जानती है, ये यहां उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं एक बार भरपूर तालियों से आप संपत जी का स्वागत कर दीजिए। ये दाएं बाएं के जितने लोग हैं, थोड़ा सा जुड़ जाइए हमसे, आगे के लोगों की जिम्मेदारी भी है। कहा जाता है कि ये भारत मोहब्बत का देश है, लेकिन मोहब्बत जो कागजों में गाई जाती है और जिस मोहब्बत को पिछले कई दिनों से हम तार तार होते हुए देखते हैं, उसी मोहब्बत की इस धरती पर मोहब्बत और अदब की दुनिया का बड़ा शायर ताहिर फराज साहब यहां पर मौजूद हैं। ये मंच बड़ा धन्य है। इस मंच को बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। जिस मंच पर हिंदी के हस्ताक्षर बैठे हों और वहां ताहिर फराज बैठे हों, तो मुझे किसी शायर की पंक्तियां याद आती हैं कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे। उठाना दोस्तों जरा, इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस में एकता, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। अदब की दुनिया के बड़े शायर ताहिर फराज बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं उनके कद की तालियों से आप उनका सम्मान कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताहिर फराज साहब का। व्यंग्य के एक बहुत चुटीले हस्ताक्षर जो हिंदुस्तान की व्यंग्य की दुनिया में अपना एक महनीय स्थान रखते हैं। ख्वाजा की नगरी अजमेर से चलकर देश दुनिया में जिस व्यक्ति को रास बिहारी के नाम से जाना जाता है, वे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। लाफ्टर फेम में भी आपने उनके विचारों को सुना होगा, उनके सम्मान में भी आप तालियां बजाइए। हास्य का एक और चुटीला हस्ताक्षर इन दिनों पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसे रमेश मुस्कान उपस्थित हैं, आप उनका भी सम्मान कीजिए। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी ठीक ठाक हूं। अगर आप चाहें तो आप मेरे सम्मान में भी तालियां बजा सकते हैं। सारे प्रांत के लोग यहां पर उपस्थित हैं। राजू भाई यहां बैठे हुए हैं, मेरी धरती जिनकी कर्म भूमि रही है, उनकी उपस्थिति से और मेरी उपस्थिति से एक चंबल का जो प्रतिनिधित्व था, वो भी आज पूरा हुआ। ये छोटी सी टीम है, यहां से कविता और विचार आप लोगों के बीच में यात्रा करेंगे। ये समाज के सचेतक हैं। जैसा कि विषय बताया गया, इस पूरे अधिवेशन में हम 1 घंटे से बैठे हैं और जो विषय उठाए गए वही विषय कविता की जिम्मेदारी के विषय हैं जिन्हें ये कवि उठाते हैं। मैं एक एक कर करके, समय की अपनी मर्यादा है, समय की अपनी एक पाबंदी है। मैं केवल आपसे इतना कहूंगा, जहां आपको कवि अच्छा लगे, उसकी बात अच्छी लगे, तो आप उसे यहां पर दाद दीजिए, आप उसे तालियां बजाकर उसका हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि कभी डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा, यहाँ नेहा जी बैठी हैं, इनके गीतों पर आप झूमे, यहाँ पर अन्य वक्ताओं की बातों पर आप झूमे। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग,
पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि छोटे से समय में जो कविता की पारी यहां पर खेली जाएगी, आप तन्मय होकर के पूरी एकाग्रता के साथ में इन कवियों को सुनेंगे। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं जिनका नाम रमेश मुस्कान है, जो हंसते खिलखिलाते आपके मन की बात कर देंगे और इतने हाजिर जवाब हैं। अभी पिछले दिनों मुझे मिल गए, बोले भाई साहब जब तक मैं घर ना जाऊं तब तक आपकी बहू खाना ही नहीं खाती। मैंने कहा बड़े भाग्यशाली हो, ऐसी पत्नियां आज तक कहां किसको मिलती हैं। बोले नहीं भाई साहब जब घर जाऊं बनाऊं तो खाए। तालियां आपकी कमजोर हैं, एक अच्छे कवि को बुला रहा हूं मैं। यहां पर रमेश मुस्कान उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि रमेश जी आए, आप भरपूर ताली से हमारे पहले कवि का स्वागत करें, भाई रमेश मुस्कान। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बेहतर भारत की बुनियाद के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। मैं भी इस बेहतर कवि सम्मेलन के लिए बुनियाद का काम कर रहा हूं और 10 मिनट का काम है, इसमें केवल मैं खुदाई करूंगा, बाकी का माल यही लोग डालेंगे। हाँ, थोड़ी देर में आपका मन लगाना चाहता हूं, इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। मुझसे आप बहुत लंबी लंबी कविताओं की उम्मीद मत करना, क्योंकि मेरा मानना यह कि बहुत लंबी कविता लिखने से कुछ होता नहीं है। पिछले दिनों सिंगापुर गया था, मैंने वहां जोश जोश में एक लंबी कविता सुना दी। सामने से एक सज्जन खड़े हो गए, बोले भाई साहब जरा जल्दी कीजिए वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की बातें मेरे पास है नहीं। ताहिर फराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, गजल के बहुत बड़े उस्ताद हैं, आप उन्हें सुनेंगे। गजल वजल मैं लिख नहीं पाया, नेहा जी ने बहुत अभी शानदार सुनाया। गजल का क्या रहता है साहब, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी, थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूं, बहुत देर से आप ये सब सुन रहे हैं। गजल में ये लगता है गजल सुनने के बाद में कि अपने पास 10-12 गर्लफ्रेंड थी और छोड़ के चली गई। पिछले दिनों में जगजीत सिंह की एक गजल सुन रहा था, तो थोड़ी देर बाद में लगा मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में मुझे याद आया अपने तो कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, तो फिर मैं 2 घंटे रोया। बाद में याद आया अपन तो शादीशुदा हैं, तो फिर पूरी रात रोया। तो, हाँ, उसकी उम्मीद भी आप मत करना कि मैं कोई बहुत लंबी गजलें सुनाऊंगा। मैं छोटी छोटी कविताएं जिस तरह की लिखता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिंदी के कवि बुलाए, उर्दू के शायर बुलाए, नेहा जी को बुलाया, अद्भुत आयोजन है। इसमें युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, उनको जोड़ना चाहता हूं। बहुत समय बाद हम लोग मिले हैं, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन, कितना बुरा समय निकल के गया वो हमने झेला। कितना बुरा समय था आप याद कीजिए, कितने डरे हुए थे। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अद्भुत ही काम था। बाहर पुलिस डंडे फटकार रही थी, अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। हाँ, हाँ, हाँ। आप ताली वाली बजा दीजिए, मैं थोड़ा आपका मनोरंजन करना चाहता हूं। हाँ, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, एक क्षणिका, व्यंग की क्षणिका आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बात आप तक पहुंच जाए। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बात आप तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अद्भुत समय चल रहा है साहब। इस समय कुछ भी बोलने पर पाबंदी है, लेकिन बोलना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
मीडिया तक का रोल आप देख रहे हैं, मीडिया क्या करता है। मैंने एक कविता लिखी है, मीडिया के लोग शायद यहां भी उपस्थित होंगे, हेलो, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक मिनट रमेश जी, मेरा निवेदन है, ये जितने भी हमारे वॉलेंटियर हैं, ये गैलरी में जो चहलकदमी हो रही है या जो फोटो सेशन हो रहा है, उससे यहाँ कार्यक्रम में ये कवियों की एकाग्रता पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। इस गैलरी में अब चलना बंद कर दो, इसमें थोड़ा सा चहलकदमी, हम दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, फिर उसमें चलना है आपको, तो इस गैलरी में चलना बंद करो फिलहाल। ये गैलरी में जो फोटो सेशन चल रहा है उसे थोड़ा सा रोक दीजिए, क्योंकि इन कवियों के पास में केवल शब्द हैं, कोई वाद्य यंत्र है नहीं जिससे आपका मन लगाया जा सके। अगर शब्द आप तक नहीं पहुंचेंगे और आपकी प्रतिक्रिया हम तक नहीं आएगी, तो मैं समझता हूं कि ये महफिल जमने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार जरा तालियां बजा करके मन मना दीजिए रमेश मुस्कान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिपोर्ट है, मैंने मीडिया पर लिखी है, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा। मीडिया कर क्या रहा है कि रोज मीडिया में नई नई बातें, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाते धंधे का सत्यानाश हो रहा। कि कोरोना इस बार मचाने रेलम पेल निकल आया, कोरोना इस बार मचाने रेलम पेल निकल आया, ऊपर से इस महंगाई से सबका तेल निकल आया। एमपी राजस्थान न जाने क्या क्या खेल निकल आया, कोई मुद्दा काम न आया तबरा फेल निकल आया। इसमें एंकरों को सैर करवाते बताते युद्ध अभ्यास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। और सुनना कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है, नेपोटिज्म, कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है, राजनीति में इस दल का चीता उस दल में म्याऊ है, टीवी छोड़ रेडियो पर भी मन भर काऊ काऊ है, टीवी छोड़ रेडियो पर भी मन भर काऊ काऊ है, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे खुद की रेल बिकाऊ है। तो हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते बताते हैं विकास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। ताली वाली बजाते रहेंगे तो थोड़ा मन लगेगा। हो क्या रहा है कि महंगाई रोजगार चिकित्सा से मुख मोड़ लिया है। क्या कर रही है सरकार कि महंगाई रोजगार चिकित्सा से मुख मोड़ लिया है, मुख्य समस्याओं से तुमने नाता तोड़ लिया है। अच्छे दिन की बातें बीती रीते छोड़ दिए हैं, अच्छे दिन की बातें बीती रीते छोड़ दिए हैं, उपलब्धि में गिना रहे हैं चीते छोड़ दिए हैं। तो डॉलर उछल उछल ऊपर भागे, रुपए का मन उदास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। वाह वाह वाह, ये थोड़ा कड़क है, सुन लेना कि कई करिश्मे नए मिले हैं इस गुजराती जोड़ी में, कई करिश्मे नए मिले हैं इस गुजराती जोड़ी में, मोटे भैया बेच करोड़ों की वस्तु दे कौड़ी में, छोटे भैया माहिर निकले पूरे तोड़ा फोड़ी में, छोटे मोटे दोनों मिल तल बैठे देश पकौड़ी में। तो दोनों मिलकर के जश्न मनाते कि काम अपना खास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। अंतिम बंद सुन लीजिए, कवि को निराशावादी नहीं होना चाहिए। वाह रमेश, कि इसी वर्ष हम सभी समस्याओं का हल पा जाएंगे, इसी वर्ष, अब ये मत कहना कि मैं उनकी तरह छोड़ रहा हूं, कि इसी वर्ष हम सभी समस्याओं के हल पा जाएंगे, उम्मीदों पर दुनिया कायम हम खुद को समझाएंगे, सब होंगे खुशहाल यहाँ पर सत्ता की जय गाएंगे, पब्लिक बोली कविता पढ़िए कब तक गप्प सुनाएंगे। तो जनता सब कुछ समझने लगी है, उम्मीद का उजास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाते धंधे का सत्यानाश हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा सुना आपने। मैं समझ सकता हूं चहलकदमी बहुत हो रही है और ऐसे में कवि को काव्य पाठ करने में कितनी मुश्किल होती है आप भी समझ सकते हैं। लेकिन काफी लोग तालियां बजा करके जो कवियों के साथ हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। रमेश जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया इतनी विषम परिस्थिति में भी। और देखिए जी, मैं जिस व्यंग्यकार को बुलाना चाहता हूं उसके परिचय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजू भाई, व्यंग का अपना मजा है। व्यंग में बस दृष्टि खुली रखिए आप। दृष्टि अगर आप खुली रखेंगे तो आपको व्यंग आसपास बिखरा मिलेगा। इस देश में लगातार झूठ बोली जा रही है। एक बाबा रामदेव हुए जिन्होंने कहा कि सरकार हमें सौंप दो, हम हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे, विदेशों से काला धन भारत लेके आएंगे। आज तक काला धन भारत में नहीं आया वापस। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में बाबा रामदेव। मैंने बाबा जी अभी तक काला धन भारत नहीं आया। बोले हैं। मैंने बाबा कमाल करते हो, एक सन्यासी होकर के झूठ बोलते हो जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। तालियां जरा खुल के बजाओ लोगों। ये यात्रा संपत सरल तक पहुंचना चाहती है। ये बात कर रहे थे चीतों की, जरा जुड़ना मुझसे। ये महत्वपूर्ण कवि बैठे हुए, उनकी भूमिका में मैं खड़ा हूं। चीतों की बात कर रहे थे। काला धन तो आया नहीं। देश में 8 चीते ले आए, वो हमारे यहां श्योपुर के कूनों के जंगलों में। और जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं, जरा जुड़ना। वो नामीबिया के जंगलों से जब 8 चीते भारत में लाए गए तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन 8 चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान में जा तो रहे हो लेकिन आप अपना ध्यान रखना, पता नहीं वहां का मौसम आपको रास आए ना आए। तो उन 8 चीतों ने उत्साहित होकर के उन चीतों से कहा, हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। तालियां भरपूर बजा दीजिए जरा। मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाह रहा हूं कि ये कवि सम्मेलन सुना कैसे जाएगा। जो जिन लोगों के हाथ बंधे हैं अब भी और जोड़ना। और जहां मेरी फिर दृष्टि गई है, एक एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। जब वो 8 चीते भारत में लाए गए तो हमारे इस मीडिया ने बार बार दिखाया ये वो चीते हैं जो दौड़ना प्रारंभ कर दें तो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर और अगले 10 सेकंड में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेंगे। तभी एक चिढ़ा हुआ पत्रकार बोला, और अगर इन भागते हुए चीतों के पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाए तो यही 500 किलोमीटर की रफ्तार निकाल के देंगे। ये देश की जब विसंगतियां इस स्थितियों में पहुंच गई हैं, तब मैं इस देश के एक बड़े व्यंग्यकार को आपके बीच में सौंपना चाहता हूं, जिसका नाम होता है रास बिहारी गौड़, जो अजमेर ख्वाजा की नगरी राजस्थान से पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। बहुत बढ़िया भाई। चलो यार, ठीक है, ऊंचा नीचे छोड़ो, मैं अपने आप ही कर लूंगा। पहले यही करता था, ज्यादातर कभी यही करते थे। बहुत अच्छा है, आपने जितनी ताली बजाई उससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कवि सम्मेलन ऐसे आते जाते सुना जाता है। भारत जोड़ो यात्रा भी आपकी गई है, अभी दूसरी निकालनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैठ के सुनोगे, अच्छा लगेगा। आप भाई साहब बैठ जाओ, वरना चुनाव में खड़े नहीं हो पाओगे। मैं तो सच कह रहा हूं। देखो, आपका जो तरीका है ना बेंगलोर का, अब अकेले इतने इंटेलिजेंट लोग हो, हमें माला पहनाई, उस तक में फूल नहीं लगाए। बारीक बात है, समझ जाओ तो अच्छी बात है। ऐसी सफाई की है कि पूरे दक्षिण से कीचड़ साफ हो गया। क्या इंटेलिजेंट लोग हैं।
हाँ बढ़िया, आप भी ताली बजाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सब हाँ आइए भाई साहब, आइए। अब बैठना है कि उठाने, पता नहीं चल रहा है। इज्जत भी हथेली का मैल हुआ पड़ा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मैं सच कह रहा हूं। आप और जो युवा बच्चे बैठे हैं, इनकी ऊर्जा देखकर बड़ा मजा आ रहा है। एक बड़े भाई साहब बैठे थे, मैं तो नहीं जानता, शादीशुदा ही लग रहे थे। हाँ शाबाश बेटा, ऐसे ही सीटी बजा। अब यही तो चक्कर है, युवाओं को यही नहीं पता है कि सीटी बजानी किसको देख के है। बस सही जगह बजा, तब से मजा आएगा सीटी का। लेकिन वो नहीं सीखेगा। अगर सीटी गलत बजाएगा तो तुम्हारे अध्यक्ष महोदय बैठ रहे हैं, वो तुम्हारी बजा देंगे। ताली वाली बजा दो एक बार, मैं तभी कह रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आऊंगा, मस्ती करेंगे। 5 कवि हैं, बड़े कवि हैं, सब बढ़िया कवि हैं। हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। पिताजी ने कहा बेटा कोई करे नहीं करे, अपनी इज्जत अपने हाथ है। मैं तो शादी करने गया तो वरमाला भी हाथ रख के लेके गया था, सामने वाले डाले कि नहीं डाले। लेकिन आप सब लोग क्या हो, आप सब लोग, मेरी नजर में जितने भी लोग बैठे हैं, एक आपने बहुत अच्छा काम किया है। सफेद ज्यादातर कपड़े पहन रखे हैं, कुर्सियां भी सफेद हैं, कुर्सियां खाली हैं, आदमी बैठे हैं, पता नहीं चल रहा है। हम यही मान रहे हैं कि वहां भी कोई ना कोई बैठा ही होगा। हाँ जहां से जिंदा होने की आवाज आ जाती है वहां से ताली बज जाती है, बाकी कुछ नहीं है। और अब तो आप वैसे भी इंडिया हो गए हो यार। इंडिया में जो दम होना चाहिए वो दिखाओ। यस, सहस्त्रों शताब्दियों का बल है तुम्हारे हाथों में, सहस्त्रों शताब्दियों का बल है तुम्हारे हाथों में। हर समस्या का हल है तुम्हारे हाथों में। है युवा पीढ़ी, तुझको इसलिए सलाम करता हूं कि मेरे इंडिया का आने वाला कल है तुम्हारे हाथों में। या सीटी मत बजा, ताली बजा। या आदमी मुंह से भी ताली ऐसे बजाता है, सही चीज से सही चीज बजा। पता नहीं क्या है, ये बच्चों का समझ में ही नहीं आ रहा है। जब से मोबाइल आया है ये अपना तौर तरीका भूल गए। सच कह रहा हूं, आपको एक किस्सा सुनाता हूं आपके मतलब का। मोबाइल में एक लड़के लड़की पार्क में बैठे थे। लड़की की मम्मी का फोन आया, बेटी 8 बज गए घर नहीं आई। लड़की ने झूठ बोल दिया, मम्मी ऑटो खराब हो गया। क्योंकि अब कह दिया तो मम्मी बोली अच्छा बेटा। इतनी देर में जो पास में लड़का बैठा था उसने खराब ऑटो की आवाज निकाली, ऐसे ही सीटी मार के। मम्मी समझ गई, बेटा बेटी से बोलती हैं बेटी सच में ऑटो खराब है, घर ले आइयो मरम्मत कर दूंगी। सवाल क्या है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी पहचान जान पहचान पिताजी जानते हैं। आइए दोस्तों, ये अनुष्ठान बड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। बहुत सारे अतिथि आपके आए हैं, चले गए, हमें भी कहीं ना कहीं अतिथि बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि समय बदला हुआ है। मैं समय के हिसाब से, क्योंकि है क्या, सच कह रहा हूं आपको, पिछले दिनों में शॉपिंग मॉल में जाके जूते खरीद के लाया। बेंगलोर में तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, 30,000 के जूते। मैंने कहा इतने महंगे जूते? बोले भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। मैंने कहा तू मार रहा है या बेच रहा है? बोला आपको खरीदने या खाने, क्या करो? मैंने कहा यार अच्छा ये पता कितने दिन चलेंगे? बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। तो हमारा चाल चलन आपकी तालियों पर डिपेंड है। आप ताली नहीं बजाएंगे तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। और भाई साहब बिना जमानत जब्त हो गए तो अच्छा नहीं होता है, फिर हमें पता नहीं क्या। आइए मैं एक कविता सुनाता हूं सीधे सीधे। व्यंग का विद्यार्थी हूं, हास्य अपनी जगह है। जो आप सबके व्यंग क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन दे रहा हूं, अगर ये 4 पंक्तियां आप समझ गए तो कविता सुना दूंगा, वरना छोटी सी बात कह के बैठ जाऊंगा। थोड़ी सी संवेदना देना। मेरे घर में कुछ अखबार आते हैं, अखबारों के नाम लूंगा, मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूं, समझना आपको है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरी पत्नी से अखबार मांगता हूं, पत्नी जवाब देती है, हम दोनों का संवाद। उस संवाद में अगर कविता हो तो आपकी तालियां बजाएंगी। अखबार का नाम, पत्नी का जवाब। संभालना दोस्तों। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं,
नव भारत फट गया, नव भारत पंजाब केसरी फ्रेम में जड़ा है, नव भारत फट गया, हिंदुस्तान बट गया। आपने ताली बजा दी, मजा आ गया। अगली 2 लाइन पर तो आप रुकेंगे ही नहीं। हिंदुस्तान बट गया, बंद करो बकबक, उठाओ रिमोट, देखो सारा समय स्टार न्यूज आज तक, वहां खबरों की खान है। फटा हुआ नव भारत, जलता हिंदुस्तान है, जलता हिंदुस्तान। ये जो हमारा हिंदुस्तान जल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या कोई और जगह, उसको टेलीविजन क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। राजनीति अपना काम कर रही है, लेकिन आईना आज भी उसको कविता दिखा रही है, साहित्य दिखा रहा है, संपत सरल दिखा रहा है, तेज नारायण बेचैन दिखा रहा है, और आपका एक कवि दिखा रहा है। क्योंकि अकेला देश है जहां राजनीति और सत्ता आगे बैठती है और कविता को आप सम्मान देते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए, एक कविता सुनाकर अपना काम खत्म। दोस्तों, रोटी शीर्षक से कविता जो आज के समय में बहुत, भाई सब बैठ जाएं। आप खड़े हैं तो मुझे लगा है छाती पर खड़े हैं। आइए भाई साहब, वाह वाह, ऐसा लगा चीफ गेस्ट आए हैं। पता नहीं चलता है। आइए, रोटी शीर्षक से कविता सुनाता हूं। प्रतीक लूंगा रोटी का, आप सब समझते हो। हम सब, अगर हमारे देश में हर आदमी को रोटी मिल जाए, इससे बड़ा सपना नहीं देख सकते। चाहे नेहरू ने देखा हो या गांधी ने देखा हो या आपकी आंखें उस सपने को पाल रही हो, हम भूखे ना रहें। रोटी शीर्षक से कविता, एक नौजवान की पीड़ा, युवाओं की पीड़ा। आपकी कविता, मेरी कविता नहीं है। शुरू करता हूं। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी। रोटी होने के लिए 3 चीज चाहिए। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराया। जब आपको नई नौकरी मिलती है, नई नौकरी रोटी मिलती है, तो आप सबको बताते हो। बस हमारी रोटी कौन कौन लोग छीन रहे हैं। कविता शुरू होती है, ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराया। तभी एक पुलिस वाला आया, उसकी काक दृष्टि रोटी पे पड़ी, देने लगा मुझे तड़ी। क्यों वे यहां कैसे घूम रहा है? दिन में ही लगा कि झूम रहा है। तेरी शामत आई है, ये सड़क क्या तेरे बाप ने बनवाई है? सुबह पहले मुझे मत खफा कर, ले देकर मामला रफा दफा कर, निकाल ये काफी मोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। मैंने उसे किया मना, पुलिस वाला थोड़ा और तना। तभी एक वकील साहब आए, मुझे लगा मेरी रोटी बचाएं। मैं किसी व्यक्ति पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, प्रवृत्ति पर कर रहा हूं। उस प्रवृत्ति को संभालना कविता का मेरा कर्म पूरा हो जाएगा। आपकी समझ उस बात को आगे ले जाएगी। मैंने उसे किया मना, पुलिस वाला थोड़ा और तना। तभी एक वकील साहब आए, मुझे लगा मेरी रोटी बचाएं। कड़क के पूछा क्या लफड़ा है? मैंने कहा सर, ये पुलिस वाला मेरी रोटी के पीछे पड़ा है। वो बोले तो भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रहा है, खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। मैं इसकी पेशी करूंगा, ऐसी की तैसी करूंगा, तू न्याय लेगा, मुझे क्या देगा? तेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है सही है, हालांकि फीस बहुत छोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। वाह! आपकी कमजोर तालियां अच्छी कविता को कमजोर करती हैं। वाह! हमारी कविताओं के शब्द आपकी तालियों की ऊर्जा से चलते हैं। उसे मना कर मेरी नजर रोटी पर झुकी। मैं प्रवृत्तियां दे रहा हूं। उसे मना कर मेरी नजर रोटी पर झुकी। एक इंपोर्टेड कार मेरे सामने आकर रुकी।
कार ने एक मोटा सा सेठ मेरे सामने फेंका। सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहां से चुराई? वाह, पूरे पूंजीवाद को रेखांकित कर दूंगा। वाह वाह। कोई जरूरत नहीं है किसी अंबानी अडानी किसी का नाम लेने की, लेकिन दोस्तों कविता का सलीका ये होता, नाम किसी का ना लिया जाए, पीड़ा सबकी गा दी जाए। पूरा पूंजीवाद आतंकवाद रेखांकित करता हूं। मेरे पास इंपोर्टेड कार सामने रुकी, कार ने एक मोटा सा सेठ मेरे सामने फेंका। सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहां से चुराई? बाजार पे मेरा अधिकार है, रोटी खरीदना तेरी ताकत से बाहर है, अचानक तेरी किस्मत खिल नहीं सकती है। जब तक हम हैं तुझे रोटी मिल नहीं सकती है। वाह 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 भाई, वाह राज भाई। जब तक हम हैं है। तुझे रोटी मिल नहीं सकती है, इस रोटी पर भरे पेट का हक है। मुझे तेरी ईमानदारी पे शक है, लगता है तेरी नीयत खोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। वाह। अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए। युवा दोस्तों, आने वाले कल की राजनीति आपके हाथों में है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कल आप किसी नियंता की भूमिका में आए तो राजनीति इस तरह ना करें, बस लेना और राजनीति के माध्यम से रोटी की विसंगति को रेखांकित करता हूं। अंतिम 2-4-6 पंक्तियां और है आनंद के लिए। अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए, बोला मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास। वाह 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 वाह। अगली पंक्ति पर खामोश मत रहना, पूरा नक्सलवाद कह रहा हूं। मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास, लगता है इसमें विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। अभी तो इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं। वाह 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 वाह। बड़ी गहरी चाल चली है, बता तो किस हाथ की कठपुतली है, किस शतरंज की गोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। अब जो बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, पहली बार ये कह रहा हूं, कोई ताली मत बजाना, ताली मत बजाना। आपका मन करेगा ताली बजाने का, उनको रोक लेना। मैं चुनौती दे रहा हूं, लेकिन जब आपको लगे कि अब ताली बजा रोकना आपकी बस में नहीं है, कविता के लिए अनिवार्य शर्त बन गई है, मुझे विदा भी दे सकते हैं, तब आप संवेद इकट्ठी करके ताली आशीष की वर्षा कर देना। आप अपनी तालियों को, अपने प्यार को इकट्ठा करना। अंतिम 6 पंक्तियां अपनी विदाई की पंक्तियां, कविता के समापन की पंक्तियां। भैया 2 मिनट, 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट भैया, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, कोई ऐसे कैसी बात नहीं, तो 1 मिनट दो, कर रहे हैं काम ही तो कर रहे हैं यार, अभी भी जमेंगे, चिंता मत करो। अंतिम 6 पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों। नेताजी का अंदाज मुझे अंदर तक हिला गया, एक गम सा पिला गया। मैं डरने लगा कोई मेरी रोटी न छीन ले, किस्मत में आए इसका क्षण ना बीन ले। तभी एक कुत्ता मेरी और भौंका, मैं भैंसे कांपा और चौंका। उन्होंने चारों ने मेरा पैर पकड़ लिया, कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया, चारों ने कस के जकड़ लिया, मारने लगे घूंसे और लात से। हर रोटी छूट गई मेरे हाथ से, हर कोई इस रोटी को अपने हिसाब से बांटने लगा। कुत्ता मेरे शरीर के घावों को चाटने लगा, आज भी चाट रहा है। मैं लहूलुहान हूं, मैं भोला हूं, मासूम हूं, नादान हूं, मैं सपना हूं, उमंग हूं, उड़ान हूं, मैं भूत हूं, भविष्य हूं, वर्तमान हूं, मैं आपका बेटा, आपकी संतान हूं, मैं पढ़ा लिखा बेकार नौजवान हूं, मैं भारत हूं, मैं हिंदुस्तान 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 हूं। हिंसक भेड़ियों के पंजों में मेरी बोटी है,
हिंसक भेड़ियों के पंजों में मेरी बोटी है, मैं भूखा हूं, छिन गई मेरी रोटी है, छिन गई मेरी रोटी है, छिन गई मेरी रोटी है। घबराओ मत, मैं दूसरी कविता पढ़ने नहीं आया हूं। आदमी क्या, थोड़ी ताली बज जाती है तो उसमें हवा भर जाती है। मैं जो बात करने आया हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं समय की अपनी सीमाएं, और आपने कविता को जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, मैं इस क्रम को जारी रखूं। मेरी पीढ़ी में हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हम पढ़ रहे थे शरद जोशी को, हरिशंकर परसाई को। नई पीढ़ी संभवतः इन नामों को जानती होगी। ये वो नाम थे जो सत्ता से आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। ये वो नाम थे जिन्होंने लिखने की सारी सजाएं पाई, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ा। वो काम व्यंग में मेरी पीढ़ी के साथ जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा नाम होता है तेज नारायण बेचैन शर्मा, जो मेरी तरह व्यंग का एक बड़ा नाम है। आप तालियां बजाकर भाई तेज नारायण को उसके स्वागत के लिए इस्तकबाल। आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, उसका मैं घनघोर आभारी हूं। श्रीनिवासन जी, आत्ममुग्धता का पूरा दौर चल रहा है। मैंने राजनीति में इतने आत्ममुग्ध लोग नहीं देखे। स्थितियां ये हो गई हैं कि किसी भक्त से अगर पूछो कि ताजमहल किसने बनवाया, तो एक ही नाम आता है, मोदी जी ने। ताली बजाओ, इस पर ताली बजानी पड़ती है। इतने आत्ममुग्ध लोग हैं साहब, सारा आत्ममुग्धता। जो काम किया है एक ही आदमी ने किया है। एक क्रिकेट बची थी, एक क्रिकेट बची थी, उसमें भी पहुंच गए। आपको याद होगा अहमदाबाद का टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी टॉस कराने पहुंच गए। मैंने यार इतना फुर्सत का प्रधानमंत्री पहली बार देख रहे हैं। वो रोहित शर्मा का मेरे पास फोन आया, बोले शर्मा जी मैं तो थर थर कांप रहा हूं, प्रधानमंत्री टॉस करने आ रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं हेड मांगू या टेल। मैंने कहा भाई तू घबरा मत, तू तो अडानी और अंबानी में से कोई एक मांग ले, देश भले ही हार जाए, टॉस तू ही जीतेगा। समझ गए साहब, कितना आत्ममुग्धता का देश है। वो मेरे यहां चीते आए, चीते, तो 8-10 दिन बाद एक खबर आई कि उन चीतों में से एक मादा चीता ने 3 बच्चों को जन्म दिया। और फिर 3 दिन बाद एक खबर आई कि उन 8 चीतों में से एक चीता भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ के पूछा, मैंने कहा हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? बोले नहीं भाई साहब, कमी कुछ नहीं रह गई, जैसे तैसे तो हमारे परिवार में 3 बच्चे हुए, उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं। तालियां आप लोग जो पीछे वाले कम बजा रहे हैं। देखो मैं तो आनंद का कवि हूं, आनंद परमानंद तक पहुंचने का कवि हूं। हास्य व्यंग्य के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। दृष्टि आप जरा थोड़ी सी खुली रखिए श्रीनिवासन जी। श्रीनिवासन जी आप आनंद लीजिए। आप, मुझे तो याद है एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर आ रहे थे। सुनना, ध्यान से सुनना। एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर आ रहे थे। क्या हो गया है? कोई बात नहीं, तो जरा ताली बजाओ, जरा थोड़ा सा मन बनाओ। ये ऐसा होता है। एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर आ रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। ताली सब बजाओ तब ये हाथ नीचे आएगा। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी,
तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले यार इसे 5 नहीं पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। समझ गए ना? सबकी समझ में आ रहा है? अरे क्या कर रहे हो? सबकी समझ में आ रहा है व्यंग? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको फिर समझाता हूं, और समझ जाओ तो फिर आप मुझे समझा देना कि आपकी व्यंग समझ में आ रहा है। जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि का आनंद लेना। सरकार पर बड़े आरोप लगते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार इससे ज्यादा क्या करे। अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फुट ऊंची मूर्ति बनवा दी और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। दोस्तों मोहब्बत आपकी, और आप देखिए स्थितियां कहां से कहां तक पहुंच गई हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, इतना सारा आत्ममुग्धता, इतनी सारी आत्ममुग्धता लेके घूम रहे हैं, और इस देश की सबसे बड़ी स्थिति क्या है? सबसे बड़ी स्थिति ये है, ये बात कर रहे थे गांधीवाद की, बात कर रहे थे मणिपुर की। मैंने 4 पंक्ति लिखी, ताहिर साहब 4 पंक्ति लिखी। सड़क रास्ते जाम कराकर, सड़क रास्ते जाम कराकर, जलवा अपने नाम कराकर, सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्ले आम कराकर। सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्ले आम कराकर, सभी मसीहा लौट चुके हैं। इतना आत्ममुग्धता का दौर। गांधी का विचार मर सकता है कभी? कभी नहीं मर सकता। अभी पिछले चुनाव जब हुए थे तो हमारे अखबार ने खबर दी प्रधानमंत्री जी राजघाट जाएंगे, तो एक पत्रकार बोला यार प्रधानमंत्री जी राजघाट जाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया ये हिंदुस्तान में जो राजनीति की परीक्षाएं हैं वो इतनी कठिन हैं कि नाथूराम गोडसे विद्यालय के छात्र भी महात्मा गांधी मार्ग से होके निकलने लगते हैं। ये जनता की ताकत है, इस ताकत का मजा है। एक व्यंग छोटा सा सुनाता हूं, उसके बाद आपका मन होगा तो एक कविता सुना दूंगा। मोहब्बत देखना, इस देश का दुर्भाग्य क्या है, इस देश का मूल दुर्भाग्य जो है मैं आपको बताता हूं। बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतले को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। आ गया आपकी समझ में? अगर आ गया तो एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे सम्मान में। मैं एक कविता सुना दूं अगर आपका हुक्म हो तो हुक्म कैसे दिया जाता है ये जरा मुझे बताओ। एक कविता मेरी लाल किले शीर्षक से है। मेरा दावा है कि जो बातें यहां की जा रही हैं वो मैंने इस कविता में की है। इशारे की कविता है, बस जहां अच्छा लगे जरा डूब के मुझे लगना चाहिए मैं हिंदुस्तान के जिंदा लोगों के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। दुनिया के 18 मुल्कों में मैंने कविता पाठ किया है। यह कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के 28 प्रांतों के लोग यहां बैठे हैं, तो मैं अपने परिवार के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। यह मेरे लिए गौरव का दिन है। बस लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की आवाज इस मंच से बोल रही है और हिंदुस्तान की वेदना उसे सुन रही है। जहां अच्छा लगे जरा खुल के मुझे दाद देना। मंच को समर्पित करता हूं। रचना का शीर्षक है लाल किला। लाल किला हर साल एक भाषण देता है, हर साल एक भाषण देता है।
दशकों हो गए हमें उन भाषणों को सुनते सुनते। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि बस भाषण वही के वही बदल रहते हैं, बस ड्रेसें बदल जाती हैं। उन भाषणों में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं वो हमारे और आपके घरों में आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब सरकार ने नहीं दिया। बस मैं वो हिसाब आपको समझाना चाहता हूं। सीटी मत बजाइए, ये अदब की महफिल है। सीटी और मुझे देख के सीटी बजा रहे हो, मैं तो चला जाऊंगा, लोग समझ जाएंगे कि आपका टेस्ट क्या था। आगे के लोग भी जरा तालियां। बहन जी आपके लिए आए हम, जरा थोड़ा सा एक कविता सुन लीजिए। श्रीनिवासन जी आइए सर, आ जाइए, बैठ। कोई बात। अच्छा, मजेदार बात तो यह है कि कर्नाटक में भी पुरुष जोड़े से आते जाते हैं। मैं आनंद का कवि हूं, आप चिंता मत करिए। मेरी तो पैकिंग खराब है, प्रोडक्ट में शानदार हूं। मुझसे अभी एक पूछ रहे थे, बोले साहब ये यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, आप कितने साल के हो? मैंने कहा 58 साल का हूं। तो बोले आपका यहां का क्या काम? मैंने क्यों, मेरी उम्र तो 18 ही साल है, 40 साल का तो अनुभव है। तो बस वो अनुभव आपके बीच में बिखेरता हूं। एक कविता मन से सुन लीजिए आप। बेटा सीटी मत बजाओ, जहां बजानी चाहिए वहां निकलेगी नहीं आपकी। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें वैध कर रखी हैं, अजीब सी। चलो हमारे वीर जी को मेरी बात समझ में आ गई। एक अच्छी कविता सुन लीजिए, बस जहां अच्छा लगे दाद देना, खुल के देना। आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, मगर आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो
किसी चुनावी सभा में नहीं, बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। हमारे लिए तो आज भी ये हिंदुस्तान है। और देखो दोस्तों, जहां दृष्टि गई है, कहा जाता है कि कभी इस समाज का सचेतक होता है। आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने अगर सचेतक की भूमिका निभा दी हो तो जरा मुझे खुल के दाद देना। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं घसीट रहे हैं। हम पिछले 15 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपकी धृष्टता बता रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर अगर आप भगीरथ हो, तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम कितने सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम कितने सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम कितने सालों से प्यासे हैं। और दोस्तों, पिछले 1 दशक में राजनीति का जो चरित्र हुआ है, उसे इशारे से 10 पंक्तियों में गाता हूं। जिस शालीनता से मैंने गा दिया है, बस मुझे विदाई देना। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। देश अगर शरीर है, तो संसद उसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। जो गांधीवाद विचार से जुड़े हैं वो सुनना। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। ये बंदर भी समझ गए कि गांधी जी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और बहुत खूबसूरत लोगों, अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां आपकी तरफ से मुझे विदा करना कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ। मुल्क के रईस, मुल्क के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मोहब्बत आपकी कि आपने मुझे भी सुन लिया। आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मोहब्बत की जुबान के बहुत बड़े शायर ताहिर फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो मेरे महबूब शायरों में भी हुआ करते हैं। उनके तारुफ में अगर मैं कुछ कहूँगा तो समय खराब करूँगा। इससे बेहतर ये है कि हम उनसे 4 शेर अधिक सुन लें। तो ताहिर फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे कृपा पूर्वक इस माइक पर आएँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनके सम्मान में उनके कद के मुकाबले की तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। भाई ताहिर फराज साहब।
बीच में कुछ हुआ है। मैं यहाँ आया तो मुझे हैरत का सामना करना पड़ा, इसलिए कि हम जिस उम्र से गुजर रहे हैं वहाँ शायद हमें मायूसी ने ज़रा जल्दी घेर लिया है। हम उम्मीद खो चुके थे, हमने उम्मीद खो दी थी कि जिन लोगों ने सूरज को काली चादर से ढक दिया है वो चादर अपने आप उड़ जाएगी और सूरज फिर से दोबारा निकलेगा। लेकिन मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा और मुझे उम्मीद मेरी वापस आ गई, मुझे यकीन होने लगा। क्या कर रहे हैं भाई? कि यकीनन ये काली अंधियारी रात छटेगी और हम दोबारा से दिन की रोशनी देखेंगे। खुली फजा में सांसें ली जब से हम सब आजाद हुए, एक कार्यक्रम पीछे चल पड़ा शायद। जी मैं हाजिर करता हूं। ये पीछे जो भी शोरगुल हो रहा है, हमारा थोड़ा सा निवेदन ये है कि हमारे दो महत्वपूर्ण शायर काव्य पाठ के लिए शेष बचे हैं। उसके बाद अगर ये सारे कार्यक्रम हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों के आवागमन से, उनके उठने बैठने से और इस तरह से आवाज़ आने से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो भैया, आप लोग शांति बना के बैठे रखिए, पीछे के लोग नारे मत लगाइए। श्रीनिवास सर और कृष्णा सर बहुत नाराज हो रहे हैं, आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। इतने बड़े शायर हमारे बीच आए हुए हैं, कृपया इनको शांति बना के सुनिए आप लोग। धन्यवाद। थोड़ा सा एक बार मन दे दीजिए, बड़ा भरपूर तालियां बजा करके आप ताहिर फराज साहब को फिर से आमंत्रित करें। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय ताहिर फराज साहब से कि वो कलाम पढ़ें। बहुत शुक्रिया। हेलो, बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा मजमा, जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो इस प्रोग्राम में ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। आप बैठे हैं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस बड़े प्रोग्राम का आयोजन जिन साहब ने किया, जिन लोगों ने किया, निवासन साहब और उनके दोस्तों ने, उनको वाकई मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। मैं जिस उम्र का आदमी हूँ और आप जिस उम्र के आदमी हैं, ये सीनियर और ये जूनियर वाला मामला यहाँ से शुरू होता है। तो मैं पहला शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ अपनी उम्र के लोगों की तरफ से आपके लिए। मुझे इजाज़त है? हाँ सर। अर्ज करता हूँ कि मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है। मैं अपने बेटों से, अपने बच्चों से ये शेयर कर रहा हूँ और उनकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, टहनियाँ पेड़ की धीरे से अगर हिल जाएं। वाह 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 वाह। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, टहनियाँ पेड़ की धीरे से अगर हिल जाएं। खामोशी
इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर। ये मैं खुद अपने आप को मुखातिब करके कह रहा हूं। खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर, मुझको डर है न कहीं होंठ तेरे सिल जाएं। मुझको डर है न कहीं होंठ तेरे सिल जाएं। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा? यही होगा कि मर जाएंगे। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा? यही होगा कि मर जाएंगे। देखिए, नफरत और मोहब्बत में जो फर्क है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। और क्या होगा? यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते। आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है। सुनिए हुजूर, जीना है तो जीने की कोई राह निकालो। एक बुजुर्ग या एक मुझ जैसी उम्र का आदमी अपने बच्चों से और क्या कह सकता है? जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हां, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हां, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। क्या होता है हुजूर कि मैं जिस संस्कृति को जी कर आ रहा हूं, जो संस्कार मैंने जिए हैं, मुझे मिले हैं मेरे बुजुर्गों से। मेरी दादी की एक दोस्त थी, हम उन्हें बुआ जी कहते थे। मेरी दादी जाती थी बुआ जी के लिए उस मौके पर जब फसल आती थी, गेहूं की बाली और सरसों की डाली लेके उनको मुबारकबाद देने जाती थी। ये तहजीब थी हमारी। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, ना अभी रह सकते हैं। तो मेरा जी चाहता है कि उस संस्कृति को, उन संस्कारों को, पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं जो तोड़ने की चाह रखते हैं, या अपने मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए, या किस मफाद के लिए नहीं मालूम, लेकिन ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे उस संस्कृति की हिफाजत करने की जिम्मेदारी और अपने बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का एहसास है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो एक छोटा सा गीत है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए। अच्छा, मैं वो पेश करना चाहता हूँ। जी भाई साहब, स्वागत। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती,
दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, कहीं ना कहीं हमारी जड़ें उस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं जिसे हम आज गांव कहते हैं। वो गांव आज शहर बन गए हैं, शहर शहर बन गए हैं, लेकिन हमारी जो असलियत है वो उस मिट्टी की खुशबू से जुड़ने में ही है। मैं पूरे हिंदुस्तान के बाहर बहुत से मुल्कों में गया हूँ, लेकिन यकीन जानिए अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जो मुझे अपने मुल्क में आकर अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघ कर और यहाँ की हवा में सांस लेकर सुकून मिलता है, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। ये खूबी है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने के आदी हो चुके हैं। आप पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं ऐसा कि हम बंट जाए आपस में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मेरे दर्द की दास्तान है। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम। वक्त कम है, आखिरी बंद सुना के आज्ञा चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ कि हम किस तरह अपने मुल्क को बनाना चाहते थे या बना हुआ था, और हम उसी तरह उसमें फिर रहने की कोशिश करना चाहते हैं। ये आखिरी बंद, इस तरह से मेरी ये खिदमत कबूल कर लीजिए, और बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। एक कागा, इसकी नास्ट्रोलेजिया है। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे,
गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, प्यारे देश में। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।